सो गाइस जजमेंट डे आ रहा है। जजमेंट डे जो मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत बड़ा इवेंट है, पर उस सीरीज को देखने से पहले हमें कुछ सीरीज प्रील्यूड के तौर पर देखना पड़ेगा। और उन प्रील्यूड सीरीज में से एक सीरीज है द इटर्नल्स कॉमिक का वॉल्यूम 5 जो 2021 में रिलीज हुआ था। ये कॉमिक सीरीज 12 इश्यूज में रिलीज हुआ था। सो हम भी इसे 12 एपिसोड्स में देखने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, इस रोड टू जजमेंट डे को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है इकारिस से, जो फिर से जिंदा हो रहा था। और हम सुनते हैं बैकग्राउंड में किसी की बात को। जो मशीन था वो कह रहा था उसने अपनी आंखें खोली है और वो फिर से जिंदा हो चुका है। और उसे पता नहीं कि उसके साथ ये कितनी बार हुआ था। सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं। हम वो चीज करते हैं जो करनी चाहिए। अपनी कब्र से उठने के बाद इकारिस कहने लगता है, सेलेस्टियल्स के साथ साथ मशीन की भी रक्षा करो और एक्सेस डेविएशन को ठीक करो। इसके बाद हमें द मशीन की बोली फिर से सुनाई देती है, जो कहता है कि इन सब के बावजूद जो चीज होनी चाहिए वो हो रही है। उसको याद आ चुका है कि वो कैसे मरा था, और साथ ही साथ उसको ये भी याद आ चुका है कि सारे इटर्नल्स कैसे मरे थे। वो उस चीज को महसूस कर सकता है और वो एक लंबी सांस लेके उसे जाने देता है। आगे उसे जो काम करना है उस काम के लिए वो खुद को तैयार करता है, और बिना किसी डर या फिर पछतावे के वो भविष्य के बारे में सोचता है। और वो हमेशा से ही एक जिंदा तीर की तरह था। वो एक इटर्नल है और वो हमेशा ही एक इटर्नल रहेगा। और तब हमें दिखता है द एक्सक्लूजन, जो 6 आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल्स के बीच का एक सील है। इसके बाद सिस्टम इकारिस से कहता है कि एक टर्मिनल मेल फंक्शन की वजह से उन लोगों को एक फुल टेस्ट करना पड़ेगा। पर इकारिस कहता है कि नहीं, मैं एक इटर्नल हूँ और इन सभी चीजों में वक्त जाया मैं नहीं करना चाहता। इसके बाद हमें द मशीन की आवाज फिर से सुनाई देती है, जो कहता है कि वो सही था, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसके बाद इकारिस सिस्टम से पूछता है कि और कौन जिंदा है। तब द सिस्टम उसे कहता है कि तुम आखिरी इटर्नल थे जो मरा था, और तुम आखिरी इटर्नल हो जो जिंदा लौट आया है। सभी लोग जिंदा है। इसके बाद सिस्टम इकारिस से आके कहता है कि जूरस उसके साथ बात करना चाहता है। तब इकारिस कहता है, सभी लोग आजकल बहुत ज्यादा बकबक करने लगे हैं, मैं कब किसी के साथ लड़ाई कर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं जूरस को, जो इकारिस का स्वागत करते हुए कहता है कि इटर्नल पॉलिटिकल सिस्टम ने उस औरत को आजाद करने का फैसला लिया है। इसके बाद इकारिस जूरस से कहता है कि इसके बाद जो सब चीजें होगी उसमें तुम्हारी गलती होगी। तब जूरस कहता है कि इकारिस, बहुत सारी चीजें मेरी गलतियों की वजह से हुई है। मैं एक इटर्नल प्राइम हूँ और ये मेरा काम है कि जो सारी चीजें हो रही है वो मेरी गलतियों की वजह से हो, और उन चीजों को करना तुम्हारा काम है। इसके बाद हम देखते हैं इकारिस वहां से उड़ के किसके पास जाता है, और उसके पास जाके इकारिस उससे कहता है कि तुम अब आजाद हो। और तब हम देखते हैं कि इकारिस असल में स्प्राइट के पास जाता है। इसके बाद इकारिस स्प्राइट से कहता है कि तुम्हें अपने लास्ट से बैकअप पे रिस्टोर किया गया है। इसके बाद स्प्राइट इकारिस से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम वन माइंड के मेंबर नहीं हो। इसके बाद जब इकारिस स्प्राइट के साथ बात कर रहा था, तब अचानक से स्प्राइट गायब हो जाती है, जिसे देख के इकारिस चौंक जाता है। इसके बाद स्प्राइट इकारिस के पीछे खड़े होकर उसको बुलाती है, और इसके बाद वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जूरस इकारिस को कॉल करता है, और कॉल करके वो इकारिस से पूछता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तब इकारिस जवाब देता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तुम स्प्राइट को आजाद कर सकते हो। इसके बाद स्प्राइट एक पोर्टल खोलती है, और तब इकारिस उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो इकारिस की नहीं सुनती और वो उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। और फिर इकारिस भी उसके पीछे पीछे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है उसको रोकने के लिए। और तब हम लोग देखते हैं वो लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। इसके बाद स्प्राइट न्यूयॉर्क शहर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो कहती है कि देखो उन लोगों ने कितनी कमाल की चीजें बनाई है। इसके बाद इकारिस स्प्राइट को उस कार से उतरने को कहता है, और फिर वो गाड़ी से उतरते हुए कहती है कि इंसान कैसे पहले फनी एप्स थे और अब देखो वो लोग कितने बड़े बड़े और चमकदार चीजें बनाने लगे हैं। इसके बाद इकारिस से स्प्राइट पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसको एक्सक्लूड किया गया था। और तब इकारिस उसको बताता है कि कैसे उसने खुद को आजाद करने के लिए मशीन को लगभग तबाह कर दिया था। और तब स्प्राइट कहती है कि ये सच में बहुत डरावना है और मैं ऐसे काम नहीं करती, शायद मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। तब वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, तब हम सुनते हैं किसी की आवाज को, और फिर हम देखते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि वो आयरन मैन की आवाज थी। इकारिस और स्प्राइट को देखते हुए आयरन मैन उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग फिर से तबाही मचाने वाले हो, क्योंकि जब आखिरी बार आयरन मैन ने इकारिस को देखा था तब इटर्नल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो लोग मर रहे थे। इटर्नल्स समझ चुके थे कि वो लोग खुद को जितना ज्यादा जरूरी समझते हैं वो लोग असल में उतना ज्यादा जरूरी है ही नहीं। और रही बात सेलेस्टियल्स की, तो वो सिर्फ इंसानों की ही परवाह करते थे। उन लोगों की सारी कुर्बानियां बेकार गई और उन लोगों की सोसाइटी मौत और खून से रंग उठी। इकारिस को मैं कई लाख सालों से देखता आया हूँ, पर मुझे अब भी पता नहीं कि वो क्या उदास है या फिर वो क्लूलेस है या फिर वो दोनों ही है। तब इकारिस आयरन मैन से कहता है कि नहीं, हम लोग ठीक है और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तब टोनी कहता है कि ये अच्छी बात है,
और सर्सी को कहना कि मुझे कॉल करे। तब स्प्राइट अचानक से कहने लगती है कि अरे नहीं, क्या सर्सी ने फिर से इंसानों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। तब टोनी कहता है कि मैं कोई कलेक्टेबल चीज नहीं हूँ। इसके बाद टोनी इकरिस से स्प्राइट के बारे में पूछता है। तब इकरिस टोनी को स्प्राइट के बारे में कहता है। इसके बाद अचानक से सिस्टम इकरिस से एक्सेस डिवीजन के बारे में कहता है और तब टोनी उससे पूछता है कि कोई गड़बड़ है कि नहीं। तब स्प्राइट कहती है कि हाँ, पर इकरिस कहता है नहीं। और तब इकरिस की बात सुनकर भी स्प्राइट कहती है कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। और तब इकरिस आयरन मैन से कहता है कि हम बस अपना काम करने आए थे। और तब आयरन मैन वहां से चला जाता है और इकरिस और स्प्राइट उस सीवर के अंदर घुसते हैं। तीसरा नियम है कि एक्सेस डिविएशन को ठीक करना। डेविएंट्स लोगों को बदल रहे हैं। एक एवरेज डेविएंट लगभग 40 से 60 किलोग्राम का होता है और इन डेविएंट्स का नेचर एक पपी के जैसा फ्रेंडली होता है, पर हमेशा नहीं। शायद इकरिस के लिए ये एक लड़ाई है और स्प्राइट के लिए एक खेल। और अगर हम उन दोनों की बात करें तो ये वो काम है जो काम वो कई लाख सालों से करते आए हैं। और तब हम देखते हैं एटर्नल्स के साथ उस मॉन्स्टर की लड़ाई शुरू हो जाती है। बिना वजह के इकरिस उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को मार गिराता है बिना किसी खरोच के। और इससे हमें पता चलता है कि एटर्नल्स कितने ज्यादा पावरफुल है। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद स्प्राइट और इकरिस न्यूयॉर्क आ जाते हैं और फिर न्यूयॉर्क आके वो लोग एक पोर्टल खोलते हैं। इसके बाद वो उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं और हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर घुसते ही वो लोग पहुंच जाते हैं ओलंपिया, जो नॉर्दर्न ग्रीस पे स्थित है। ओलंपिया में आते ही इकरिस स्प्राइट को रिस्पेक्टफुल होने को कहता है और जब इकरिस और स्प्राइट बात कर रहे थे तब हम देखते हैं इकरिस को कोई आवाज लगाता है और वो कोई और नहीं बल्कि वो फेस्टोस था। इसके बाद फेस्टोस इकरिस से कहता है कि जूरस को कुछ हुआ है और जब वो लोग जूरस को देखने जाते हैं तब वो लोग देखते हैं जूरस वहाँ पे मरा पड़ा था। और जब इकरिस ने फेस्टोस से मर्डर वेपन के बारे में पूछा तब फेस्टोस ने कहा कि जूरस के सिर पे 5 उंगलियों के निशान थे और इससे हमें पता चलता है कि एक बीइंग जिसके पास बेशुमार ताकत है उसने जूरस को मार डाला था। इसके बाद फेस्टोस इकरिस से आगे कहता है कि ये तब हुआ था जब जूरस ने स्प्राइट को आजाद करने के लिए कहा था और ये काम जिसने भी किया होगा वो नेटवर्क की मदद से यहाँ पे आया होगा और अपना काम खत्म करने के बाद ही वो यहाँ से चला गया। और इस काम को आके किसने अंजाम दिया उस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तब स्प्राइट कहती है कि अगर उसने डिस्प्लेसमेंट नेटवर्क का इस्तेमाल किया तो वो जरूर कोई एटर्नल होगा। इसके बाद स्प्राइट कहती है तो अब हम क्या करें। तब हम सुनते हैं किसी की आवाज को जो कहता है हम लोग इंतजार करेंगे। और तब हम देखते हैं वो आवाज असल में ड्रूइक की थी। ड्रूइक इकरिस से कहता है कि मशीन के पास ऐसा कोई भी लॉग नहीं है जिससे हमें पता चले कि कोई भी एटर्नल जिंदा हुआ हो और अगर हम जूरस की बात करें तो वो कुछ ही देर में जिंदा हो जाएगा और वो खुद ही हमें कहेगा कि उसका मर्डर किसने किया था। पर इकरिस इंतजार करने से साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि हमने एक एटर्नल मर्डरर को खो दिया और तुम हमें इंतजार करने को कह रहे हो। इसके बाद ड्रूइक स्प्राइट की तरफ इशारा करके कहता है कि अभी के लिए हमें एक्सक्लूजन वापस जाना चाहिए क्योंकि ये लड़की हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। तब इकरिस भी कहता है कि जूरस ने तुम्हारा मर्डर किया था क्योंकि तुमने हम सबको तकरीबन मार ही डाला था। तब स्प्राइट कहती है कि तुम्हारी बात में दम है और तब स्प्राइट अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है पर मुझे नहीं लगता कि जिस सिर फोड़ने वाले हाथों को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो हाथ मेरे हैं। और तब ड्रूइक कहता है कि तुम शायद सही कह रही हो पर इकरिस के पास ऐसे हाथ है जो किसी को मारने के लिए काफी है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके हाथ ताकतवर भी है। और ऐसे ड्रूइक इकरिस को मर्डर का सस्पेक्ट बता रहा था पर ड्रूइक की उन बातों को इकरिस सहन नहीं कर पाता। तब ड्रूइक के नाक के ऊपर इकरिस एक बहुत जोरदार हेडबट लगा के वहां से चला जाता है। तब स्प्राइट इकरिस से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इन सब के लिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ। पर इकरिस कहता है कि तुम इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं हो और ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है और अगर तुम इन सब के लिए जिम्मेदार होती तो फिर हमें बहुत खतरनाक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते और अगर हम मर्डर की बात करें तो ये सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। इसके बाद इकरिस मशीन से किसी भी ट्रांजिट ट्रेसेस के बारे में पूछता है और तब मशीन कहता है कि किसी ने नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल किया था पर वो कौन है वो मुझे पता नहीं। इसके बाद हम देखते हैं इकरिस और स्प्राइट टाइटेनोस पहुंचते हैं और टाइटेनोस पहुंचते ही इकरिस स्प्राइट को सावधान कर देता है और फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद इकरिस और स्प्राइट वहाँ से चलना शुरू करते हैं और वो चलते चलते एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उन लोगों को भविष्य का एक झलक दिखता है। वहाँ पे वो देखते हैं कि इकरिस एक टोबी डॉबसन नाम के 13 साल के लड़के के कब्र के सामने बैठ के उससे माफी मांग रहा था। तब स्प्राइट इकरिस से पूछती है क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तब इकरिस कहता है कि नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानता पर ये लड़का जरूर जिएगा। वो लोग बात कर रहे थे तब हम सुनते हैं किसी की आवाज को जो कहता है कि एटर्नल्स की घमंड निंदा करने के लायक है और वो ब्रह्मांड की तरफ एक नेग्लिजेंस की तरह काम करता है। जो सभी चीजें जिंदा है उन सभी चीजों को मरना होगा और जब मेरा काम खत्म होगा तब बस एक ही चीज रहेगी जो होगा एटर्नल्स की मौत। और तब हम देखते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि वो थैनोस की थी। सो गाइस ये था आज का स्टोरी
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।